हेलो एवरीवन। घटना चक्र के इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो सबको ही पता है कि 319 से लेकर के 500 ईसा तक इन्होंने शासन किया था। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए कि गुप्त वंश ने लगभग जो है 275 से लेकर के 550 ईसा तक के शासन किया। इसकी स्थापना जो है लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गिप्त किंतु इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने 319 से लेकर के 335 तक शासन किया और उसने अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराजी की उपाधि धारण की। तो अब ये आपको आगे काम आएगा कि महाराजाधिराजी का उपाधि जो है किसने धारण किया। तो अभी से ही जान लीजिए कि वो जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण किया था। तो आइए आ जाते हैं बिना किसी रुकावट के दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शासकों में किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया? तो इसमें क्या है, वाकाटक वंश था एक। उसका जो शासक था वो था प्रवरसेन। उसने जो है चार उसने जो है 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया। तो आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, प्रवर प्रवर प्रावर तो प्रवर का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ा। तो 4 अश्वमेध संपादन किया जो है। और इसके साथ ही उसने अनेक जो है वैदिक यज्ञ भी किए। इस वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय की रुचि जो है वो साहित्य में थी। उसने सेतु पद अगर आ जाए कि प्रवर सेन द्वितीय ने किस साहित्य की रचना की, तो उसने जो है सेतु बंध की रचना की। तो ये सब जो अभी अभी एक्स्ट्रा आपको समझा रहे हैं, तो वो नीचे के किसी क्वेश्चन में ये आएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सभी को पता है। और ये जो है कैसे हुआ, तो इतिहासकार थे एक जो है विसेंट स्मिथ ने जो है अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो विराट विराट से आप याद रखिएगा। विराट नहीं, विसेंट स्मिथ जो है थे। उन्होंने उन्होंने इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। सही है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त जो है आपका द्वितीय जो था विक्रमादित्य का एक अन्य नाम जो है आपका देवगुप्त मिलता है। इसका अन्य नाम जो है क्या था? वो देवराज और देवश्री था। मतलब अगर आपका किसी ने उपाधि धारण की तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय पे आप चुपचाप टिक कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। और आ जाते हैं प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो परम भागवत की उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने धारण की। अब देख लेते हैं कि ये सोर्सेस कहाँ से मिला है। तो देखिए, नालंदा एवं गया के जो है जो है ताम्र पत्रों के अनुसार कहाँ कहाँ के, तो आइए देख लेते हैं। नालंदा एंड जो है गया, ये दोनों कहाँ पे है? तो बिहार में है। तो वहां क्या पाया गया है? वहां ताम्र
पत्र पाया गया है। उसके अनुसार जो है समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की जो है उपाधि धारण की। मतलब जबकि हमको ये पता है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को भी बताया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि सबसे ज्यादा जो उपाधि धारण किया है वो चंद्रगुप्त सेकेंड ही है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। तो अब भैया ये क्वेश्चन हो गया डिस्प्यूटेड, ठीक है। अगर यूपी पीसीएस का इम्तहान दे रहे हैं तो आप भैया मारिए चंद्रगुप्त द्वितीय, और अगर आप यूजीसी का इम्तहान दे रहे हैं तो समुद्रगुप्त। ये है डिस्प्यूटेड। तो ऐसा अक्सर होता है कि यूपी में पीसीएस में ऐसा आता। परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था, देखिए फिर पूछा। तो समुद्रगुप्त ने धारण किया था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख हम सबको पता है कि देखिए भाई, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त 335 से 375 के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। तो ये दो लोगों के बारे में देता है, एक आपके हो गए अशोक और एक आपके हो गए आपके समुद्रगुप्त। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने संस्कृत भाषा में चाटुकारिता किया है। ठीक है, प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे क्या कहा जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का, तो ये अब घुमा के क्या रिपीट करेगा कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहेगा, प्रयाग प्रशस्ति में किन दो राजाओं का वर्णन है। तो एक तो अशोक का वर्णन है और दूसरा जो है आपका जो है आपका समुद्रगुप्त। अब देखिए घुमाया, क्या घुमाया, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो ये देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हो गया। प्रयाग प्रशस्ति देखिए किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त। तो इसी प्रकार से आपको लिंक बना करके ही करना है। तो ये जो है लिंकेज का काम करता है। जो भी आप लोग ऐसा पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि लिंकेज जो है बनता रहे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम है। अब देखिए ये भाई साहब उसी में खखोर रहे हैं कि क्या था। तो प्रयाग प्रशस्ति के 19वें और 20वीं पंक्ति में दक्षिण पथ के 12 राज्यों क्या क्या का वर्णन है। एक तो पहला 19वीं एंड 20वीं पंक्ति में जब आप जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर दक्षिण पथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। ठीक है, कौन था तो याद कर लीजिए, महेंद्र था। ये फिर रिपीट करेगा, ऑप्शन सी सही होगा। दक्षिण पथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसकी एक नीति थी कि ग्रहण करो फिर मोक्ष करके अनुग्रह कर दो। नीति के तहत कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। तो ये आपको ये जो फैक्ट है ये आपको मेंस में लिखने के काम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो अब आप ये जान लीजिए कि किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का लेख मिलता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्र गुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी लोग जानते हैं इसकी रचना समुद्रगुप्त के जो है हरिसेन ने किया था। वो चाटुकार आदमी था, उसने किया था। कनिंघम के अनुसार यह मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। ठीक है, अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के निर्देश भी उत्तीर्ण है। तो अब देखिए
3 लोग हो गए। एक भाई साहब जहांगीर थे, अकबर ने किया तो इन्होंने कहा लिख ही देते हैं, जीएस हम अधिक कर देते हैं। तो क्या है, जहांगीर का आपका हो जाएगा रानी का अभिलेख, ये आप जान लीजिए। जहांगीर का आपका हो जाएगा जहांगीर का हो जाएगा रानी का अभिलेख हो जाएगा। और अशोक द्वारा जो है कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए, तो आप जो है अशोक भी हो गया, तो 2 तो जानते थे, और एक हो गया समुद्रगुप्त। तो इसमें जो है 3 लोग हैं, तो देख लीजिएगा समुद्रगुप्त। तो अभी भाजपा की सरकार है तो जहांगीर वाला तो अब नहीं आएगा। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो भैया इसकी वीर जो है उसने आपका समुद्रगुप्त ने किया था, ये सभी को पता है। और इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में इसका उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद उसने पृथ्विया पतिरथ की उपाधि धारण किया, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। सोचिए, पृथ्वी का प्रथम वीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो ये जो है यही सब वहां चलता है, डिलीट हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए तो थोड़ा सा इंसान वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, चाटुकार था, बात सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम, इसकी रचना जो है कालिदास ने किया था, सभी को पता है। तो ये तो नहीं होगा, तो गलत हो गया। तो आप टिक कर दीजिए कि 2-2 किसमें नहीं है। तो ये कट गया, ये कट गया, और आपका ये कट गया। तीसरा, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, बतिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा भाई साहब, देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई साहब, ऑप्शन डी ही होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन इलिमिनेट भी करना है, तो ये डी होगा सही। तो अब देखिए, एक मिनट, देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना, सॉरी सॉरी, विशाख दत्त ने किया। तो थोड़ा सा भाई स्लिप, थोड़ा सा सॉरी आप लोगों को, विशाख दत्त ने किया था। गुप्तवंशी शासक, इसमें क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ। रामगुप्त इनका भाई था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, इन्हीं की वाइफ थी या बीवी थी जो है देवी। तो देवी का जो है प्यार हो जाता है देवर से। देवर थे भाई साहब चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त गुप्त सेकंड, या उन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है। तो इसीलिए जो है आपको इतना हमने कहानी सुना दिया कि ये क्या क्या हुआ था। तो उससे गुप्त वंशीय, ठीक है। और आज आते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कूटों का वर्णन करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, उनके राज्यों के बारे में बताना है। तो ये दक्षिण के राजा हैं। तो धनंजय का था कुस्तलपुर, धनंजय का है कुस्तलपुर। नीलराज का है अवमुक्त, अवमुक्त नीलराज का है आपका अवमुक्त। तो अवमुक्त है आपका पहला। तो तीसरा और पहला, तो शायद ऑप्शन सी सही होगा। उग्रसेन का है पलक्का, और विष्णु गोपा का है आपका अवमुक्त। तो विष्णु गोपा का है आपका कांची। तो देखिए, विष्णु गोपा तो आपको पता रहा ही होगा, तो उससे भी आप टिक मार सकते थे। तो अब इसको आप जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि समुद्रगुप्त के प्राचीन, क्योंकि ना आप प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है 19वें और 20वें में, तो ये पूछ ही लेगा। तो इसको जो है धनंजय मतलब का कुस्तल, धनंजय की कुश्ती, नीलराज जो है मुक्त हो गया, ऐसे उग्रसेन को पाल लिया गया, और विष्णु का तो सबको पता है कि कांची है। तो आइए आज आते हैं नेक्स्ट पे। और 16वां क्वेश्चन जो है इसको देख लिया जाता है। दिल्ली के कुआउत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ, यहीं पे कुतुब मीनार भी है, वो किसका है? तो किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में। अब इसको हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो है एक जगह है मेहरौली, अगर आप घूमने जाएं तो जरूर जाएं। मेहरौली जो है लौह स्तंभ लेख जो है प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है, मैं खुद गया था। इस चंद्र नामक
किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त सेकंड से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग जो है 410 में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ी के पास विष्णुगिरी में स्थित था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का भी चिन्ह जो है स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये उदयगिरी की पहाड़ियों के पास विष्णु गिरी में स्थित था। ठीक है। तो ये पहले पहाड़ी हुआ करता था ना ये। कौन से राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो आपका गुप्त वंश है। हूणों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो गुप्त सम्राट जो है स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। स्कंद गुप्त के हाथ से वो लोग हार गए थे, क्योंकि वो बहुत जो है बलवान राजा था। यह आक्रमण एक धावा मात्र था और इस पर कोई नहीं पड़ा। परोक्ष रूप से इससे वो जो है तेज हो गया। स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी में के अंत तक 6ठी शताब्दी में हूणों ने कब्जा कर लिया। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो स्कंद गुप्त के शासन काल में। तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। और आ जाते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त। तो इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ते हुए 20वीं 19वीं में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था? तो स्कंद गुप्त ने प्राप्त किया था। ऑप्शन सी। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो है स्कंद गुप्त। और आपका निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने हूणों को पराजित किया था? बाप रे, कितना पूछा जा रहा है। स्कंद गुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है स्कंद गुप्त ने हूणों को हराया था? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख। ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर। गाजीपुर में भी एक तहसील है सैदपुर। तहसील में एक गांव है भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। तो क्या क्या याद रखेंगे? तो गाजीपुर, चूंकि ये जो है यूपी स्पेशल में पूछ लेगा, क्योंकि आजकल यूपी में खखोर के पूछा जा रहा है। तो क्या था? तो पहले जाइए भैया गाजीपुर। गाजीपुर जाते जाते जो है आप वहां पर एक आपको तहसील मिलेगी सैदपुर। तो सैदपुर चले जाइए, वहीं पे पास में मिलेगा भीतरी नामक स्थान से एक स्तंभ लेख मिला है, जिसमें पुष्पमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। उल्लेखनीय हूण का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट और ये लोग उससे हार गए थे। तो ये आ गया भीतरी गुप्त। 23वां हम लोग देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं था? तो ये भैया हूण वाला तो था। तो अरब आक्रमण इसमें कहाँ हो जाएगा? बहुत बाद में आए थे अरब वाले। अरब वाले तो तब तक तो वो अब क्या बताएं, वो तो थे ही नहीं वहां। तो शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। तो जो है क्या था कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा कौन था? रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि और क्या है? तो देख लेते हैं, वो है सकरी सकारी है। उसने इस उपलक्ष्य में जो है चांदी का सिक्का भी चलवाया था। तो ये भी घुमा के आ जाएगा कि सकारी किसकी उपाधि है और चांदी का सिक्का किसने चलवाया था। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्का जो है जारी करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में क्या क्या कहा जाता है? तो उसको रुपया कहा
चाहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का ही अनुकरण करके रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करके चलवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। अब आ जाते हैं 26वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की रचना की थी? तो वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में फाहियान ने रचना किया था। तो आ जाते हैं हम लोग 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। कुमार गुप्त का है आपका मंदसौर अभिलेख, ये सही है। पथिक का तक्षशिला अभिलेख है, ये भी सही है। प्रभावती गुप्ता का है उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये होगा ही नहीं। ये है चंद्रगुप्त जो है सेकंड है। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, ये भी बात सही है। ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अब आ जाते हैं 28वें क्वेश्चन पे। अब इसमें जो है सबकी शादियों का है। तो चंद्रगुप्त का है आपका देवी से शादी हुआ था, तो ए का तीसरा तो कहीं पे बन रहा है। हाँ देखिए, आप पहले ऑप्शन मार सकते थे, ए का तीसरा। तो देखिए, बहुत सस्ता ऑप्शन था। अभी हमने आपको कहानी सुनाई थी कि देवी जो है राम गुप्त की वाइफ थी। ये किसकी वाइफ थी? तो ये जो है राम गुप्त की वाइफ थी। इनका देवर था चंद्रगुप्त, उसने जो है शादी कर लिया था इससे। समुद्रगुप्त की जो वाइफ थी उनका नाम था दत्ता देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की वाइफ थी कुबेर नागा। और कुमार गुप्त प्रथम की जो है आपकी वाइफ थी आपकी अनंत देवी। तो ईसा की तीसरी शताब्दी से, जबकि अगला क्वेश्चन है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमणों से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी एकाधिक निर्भर हो गए थे। किस पे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। तो ये जो है क्या था? आ, तो ये बात सही है। आ जाते हैं 30वें क्वेश्चन पे। तो 30वां क्वेश्चन क्या है आपका कि गुप्त कालीन में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? उत्तर भारतीय व्यापार, तो ये है ताम्रलिप्ति। अब ये है क्या? गुप्त काल में जो है ताम्रलिप्ति क्या था? वो बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, बंगाल का था। तो जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया क्या क्या है आपको भी पता है, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। ठीक है। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था भृग कच्छ। तो अगर पश्चिम भारत का आ जाए तो उसे कहेंगे भृग कच्छ या भड़ौच था, जहां से आपका उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह तामलिपि था। परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो इसमें जो है ताम्रलिपि होगा। थोड़ा सा हमने आपको बता दिया, क्यों पता चला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? वो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है या बहुत सारे, तो उन्होंने भड़ौच ले लिया, ताम्रलिपि ले लिया, दोनों ले लिया। तो आ जाते हैं 32वें क्वेश्चन पर। तो 32वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखा था। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास का सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं करता है? तो इसमें क्या है कि भारत ने जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक संस्कृत संपर्क तथा व्यापारिक संबंध जो है बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखा था। इसका क्या प्रमुख कारण था? कि इसका प्रमुख कारण था कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। तो इसलिए जो है
इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 33वें क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो है श्रेणी का ये बहुत महत्व था। और ये लोग क्या थे? ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किया जाता था। बात सही है। तो आपका इसमें जो है था। और श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी है। और तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था, ये भी बात सही है। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो पहला गलत हो जाएगा। तो ये गलत। और श्रेणी का अपने सर का न्यायिक अधिकार होता था, ये बात सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आ जाते हैं 34वें क्वेश्चन पर। 34वां क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग जो है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, वो क्या है? तो वो है चंद्रगुप्त के समय में राज दरबार की दुर्लभ सिंधियों के बारे में। क्या है? डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन बताया। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त के कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें क्या है? दुर्लभ संधियों का वर्णन किया गया है। 36वां क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो अब इसमें देखिए भैया स्टार लगा हुआ है। तो इसमें जो है क्या क्या होगा हम लोग देख लेते हैं कि भैया सुश्रुत क्रिया को शैल क्रिया का जनक कहा जाता था। तो ये जो आपके सुश्रुत हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं, आगे आएगा। ये क्या थे? ये शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के भाई साहब जनक थे ये। तो ऑपरेशन के ये जनक थे। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्वी माना जाता है। और जो सौनक थे, ये रिंगकालीन ऋषि थे। ठीक है। और ये जो सूदक थे, ये आपके गुप्तकालीन नाटककार थे। और सौमिल्य क्या थे? ये आपके सौमिल्य जो है आपके गुप्तकालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। बात सही है। और इसका भैया ये क्वेश्चन है बीपीएससी का। अब इसको सौमिल्य माना था, लेकिन बाद में उसने हटा दिया था। तो इसमें जो है 37वां आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जो है जाना जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक अभी हम लोगों ने इस पे डिस्कस कर लिया। 38वां आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्रों से संबंध नहीं है? तो वो है भास्कराचार्य। तो हम लोग ये जानते हैं भास्कराचार्य कौन थे। धन्वंतरी जो है, ये धन्वंतरी जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत कौन थे? चरक एवं जो सुश्रुत भी आयुर्वेद के जो है आपके विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ये जो चरक थे वो चरक और कासे कनिष्क, तो ऐसे ही वहां पे याद रहेगा। उन्होंने जो है चरक संहिता की रचना की थी, ये भी बात सही। जबकि जो आपके भास्कराचार्य हैं वो खगोल और गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या क्या की रचना की थी? तो सिद्धांत शिरोमणि,
तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना किया था। इन्होंने इसमें खगोल वगोल के बारे में बताया है। अब देखिए लीलावती की रचना किसने किया था? तो लीलावती की रचना जो है भास्कराचार्य ने किया था। गणित विषय लीलावती ठीक है। और एक इसमें सिद्धांत शिरोमणि इसका एक भाग है। प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो पहला है जो है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तो बात ये सही है। और तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंग कहाँ कर पाएगा। तीसरा क्या है, 5वीं सदी ईस्वी में कोणा के जया का सिद्धांत हुआ था। ये बात कोण के, ये बात सही है। चौथा है 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत भी जो है हुआ था। तो ये भी बात सही है। तो आज आते हैं हम लोग जो है 41वें क्वेश्चन पर। 41वां क्वेश्चन क्या है? आ, आप लोग ये जान लीजिए कि 5वीं सदी के तक भारत में जो है टिग्नामेंट्री यानी त्रिकोणमिति में जया मतलब साइन, कोज्या मतलब कोसाइन और उत्क्रम जय इनवर्स साइन सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो किसने दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहाँ पर है? तो अस्पताल का उल्लेख जो है आपका कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र में है। तो चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर में उसने क्या कहा है कि नगर के धनिकों ने एक बड़े इस अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर देश भर से लोग आते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज आते हैं 42वें पर। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? तो वे थे छपड़क। तो छपड़क कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में एक आदमी आया था फाहियान, वो चाइना का था। उसने जो है 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ थे कालिदास, जबकि छपड़क रत्न फलित जोश मतलब एस्ट्रोलॉजर थे। तो रत्न फलित जोशी थे। कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के समकालीन थे। इनमें में से किसने 44वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो वो है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो है भाई साहब गणितज्ञ थे और जो है गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टीय है। उन्होंने गणित के जो है बहुत सारे जो है उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे तथा सर्वप्रथम यह खोज किया कि पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर जो है परिक्रमण करती है। ये बात सही है। तो आज आते हैं निम्न 45वें पर। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन की स्वर्ण मुद्रा है? तो वो है दिनार। तो क्या था भाई साहब कि इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुप्त काल में क्या था? स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। जबकि लोग जो है कौड़ियों का प्रयोग करते हैं, ऐसा फाहियान ने कहा है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया कि दिनार कहा जाता है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को जो है क्या नाम दिया गया? तो रजत मुद्राओं को जो है रूपक नाम दिया गया है। तो ये क्या है रूपक? और सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल इसमें क्या है? राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना है। इनके द्वारा रूपक स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। निम्नलिखित में से अगला है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जो है आपके चांदी के सिक्के चलवाए? तो वो है चंद्रगुप्त सर्वप्रथम जो है किस गुप्त शासक सर्वप्रथम सिक्के चलवाए? सर्वप्रथम सिक्के जो है इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए। तो ऑप्शन ए होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक कौन कौन थे? श्रीगुप्त एवं घटोत्कच
कच्छ ने भी सिक्के जारी करने का कोई जो है उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। ये बात सही है। आ जाते हैं हम लोग जो है कहाँ पे, 49वें पे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे तो क्या बोलते थे? तो प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है। और जबकि उच्च वर्ण के लोग क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। सती प्रथा का जो है अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एरण से प्राप्त हुआ है। अब आपको अभी हमने बताया है कि एरण अभिलेख किसका है। सती प्रथा का जो जो पहला अभिलेख मिला है वो आपका जो है एरण अभिलेख से ही मिला है। खासी बात यह है कि ये अभिलेख 510 ईसा पूर्व का है और इसमें भी एक खासी बात, सॉरी, ईसा का है। इसमें गोपराज, कौन? गोपराज नामक जो है सेनापति की स्त्री के सती होने का। अब एक खखोर के पूछेगा कि किसके की सेनापति का नाम क्या था? तो गोपराज था। तो एरण अभिलेख और 510 आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। आज आते हैं 91वें क्वेश्चन पर। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। जो है इसकी जो है प्रारंभिक तिथि है 319 है। ठीक है। आज आते हैं हम लोग, मिलान करना है तो आइए इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। क्या रहेगा इसका मिलान? आइए हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ भाई साहब, तो ये क्या क्या इसका नाम था इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो अशोक का जैसे था प्रियमदर्शी, तो दूसरा हो गया। समुद्र गुप्त का है प्राक्रमांक, ये हो गया। चंद्रगुप्त सेकंड का क्या हो गया? विक्रमादित्य, तो चौथा हो गया। स्कंद गुप्त का क्या हो गया? क्रमदित्य, तो तीसरा हो गया। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 हो गया। 53वां क्या था देख लेते हैं हम लोग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की एक जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें ये है कि जब ह्वेन आया था ना तो पाटिल पुत्र जैसा नगर भी आपका गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भलहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र जो है इस समय वो हो गए थे। ये सामंतवादी हो गया था, इसलिए ऐसा था। किस शासक वंश ने, अगला क्वेश्चन है 54वां, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो वो है गुप्त वंश ने दिया। तो किसने दिया? तो गुप्त वंश ने दिया। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। तो ये क्या है कि इसको इसलिए जो है क्लासिक एज कहा जाता है। इस समय कला वला अधिक विकसित हुई थी, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। आज आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों के पुरुषों में बराबरी थी? तो इसमें से कोई नहीं। ऋग का काल में थी, बाकी और किसी में नहीं थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त युग में जो है भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का जो है छठा हिस्सा जो है इसका इसका हिस्सा था। तो गुप्त काल में जो है 1/6 जो है इसका हिस्सा था। इसमें क्या है, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदरंग तथा भाग कर भी कहा गया है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। बात सही है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था?
तो उपज का छठा भाग था। बात सही है। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक जो है आपका टर्म था। तो आइए हम लोग आ जाते हैं 61वें क्वेश्चन पर। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये क्या है? ये भूमापन को की इकाइयां थी। क्या क्या? कुलियावाप तथा द्रोणवाप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गुप्त काल नहीं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को जो है कर रूपी भूमि प्रदान की जाती थी। अ, जो है गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी और इस प्रकार के पूर्ण स्वामी इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो क्या कहते थे? विदक भागम कहते थे। तो क्या था? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा जाता था। तो याद रख लीजिएगा। हिरण मौर्य काल में लिया जाने वाला जो है हिरण क्या था? मौर्य काल में लिया जाने वाला, ये इसको लिख दीजिए, नकद जो है आपका नकद कर था। जो आपका हिरण था वो नकद कर था। और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदरंग एवं अ, अथवा उदरंग कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका भूमि कर। ये क्या है? ये है आपका भूमि कर। ठीक है। और ऊपर ऊपर और ये क्या है? ऊपर निका क्या है? ऊपर ऊपर निका जो है प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृत में उल्लेख है कि ऊपर निका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले जो है रहने वाले किसानों से लिया जाता था उपनिका। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लौह के यंत्रों एवं जो है उपकरणों के लिए आपका प्रसिद्ध था। तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? जो है लौह यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। आ जाते हैं 65वें पे। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कंदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात था? तो विदेशी व्यापार करने वाले जो है आपके ये बंदरगाह थे। तो ये क्या था? तो आप लोग इसको समझ लीजिए। घंटाशाला, कदूरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह थे। बात सही है। जहां जो कि घंटसाला एवं कदूरा जो है वो पूर्वी तटीय शहर थे। वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह का जो है प्रतिनिधित्व करता था। अगला आ जाते हैं। तोरमार किस जातीय दल का था? तो ये जो है हूणों का था। तोड़मार जो है भारत के दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। बात सही है। मध्य भारत का जो है एरण नामक स्थान से वारागाह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख जो है मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। तो ये हो गया। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये है यशोवर्मन। अब ये हमको कहाँ से पता चलेगा? तो चीनी यात्री हुएनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोवर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था वो है सुंग यून। तो चीनी यात्री सुंग यून 518 में गुप्त में भारत आया। उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो है को की प्रतियां जो है
एकत्रित की थी? चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 515 से 520 में किया था। इसने 3 वर्षों की यात्रा में क्या किया? बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अब हम आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। गुप्त सम्राट स्वयं के दैवीय अधिकारों को दावा करते थे, ये बात जो है सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये बात गलत है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, बात सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आज आते हैं 71वें पर। गुप्त काल के दौरान भारत में बालाश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है? इस राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार के कर को माना जाता था। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही है, बाकी का जो है ऑप्शन गलत है। तो आज आते हैं हम लोग 72वें क्वेश्चन पर। 72वां जो है, कहा जाता है कि शतरंज के खेल का उद्य का जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है शतरंज का जो खेल है वो भारत में हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं उसके बाद यूरोप में पहुंचा। तो इसमें ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तिका मृच्छकटिकम का क्या विषय है? तो एक धनी व्यापारी एवं गणिका के पुत्री का की प्रेम गाथा का इसमें जो है वर्णन है। तो क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो शूद्रक कृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगरीय जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। ठीक है, इसके तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनियों में कुछ शूद्र अधिकारी भी थे। अब उन्हें महाकाव्य एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार था, वो सुन सकते थे। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारु दत्त नामक ब्राह्मण साथवा एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना के प्रेम संबंधों को शब्दों का रूप दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने आपको ये बता दिया। तो इसमें जो है चारु दत्त नामक ब्राह्मण एवं जो है और और वसंत सेना जो है गणिका थी। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है कपिल। तो आपका कपिल जो है प्राचीनतम ठीक है, ये बात सही है। उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, बात सही है। 75 का कपिल द्वारा क्या है? तो सांख्य दर्शन प्रतिपादित किसने किया था? तो कपिल ने किया था, बात सही है। आज आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें क्या है? सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बात गलत है। दूसरा, सांख्य मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष के ज्ञान की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्मा प्रभाव अथवा कारक। तो ये समझ लेते हैं कि सांख्य जो आपका ये दर्शन है, ये क्या है? तो सांख्य जो है पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, बात सही है। सांख्य दर्शन जो है आपका क्या है? सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनके मुक्त का एकमात्र जो है आपका उपाय जो है बताया गया है। तो आज आते हैं 78वें क्वेश्चन पर। तो 78वां क्वेश्चन क्या है? अ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला क्या है? कपिल सांख्य पद्धति का सबसे पुराना प्रणेता है, बात सही है। कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं, ये बात सही है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। योग दर्शन किसने दिया था? तो सभी जानते हैं, अगर ये कोई ना कर पाए 79वां क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। पतंजलि हैं भाई साहब। और आज आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
योग के आविष्कारक थे पतंजलि जो है। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग की वृत्तियों के निरोध, योग मतलब वृत्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्वी में क्या हुआ था? महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया था, ठीक है। और योग सूत्र की रचना की, योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को क्या कहते हैं? योग का जनक कहा जाता है। बात सही है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो ये आपका हो गया। तो क्या क्या है इसमें? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप लोग जो है आ, इसको रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।